हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के तहत गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे। ये काल कब से कब तक था? 550 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पुष्पभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते थे। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, ठीक है। इसका प्रमुख था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इसका एक पुत्र था राज्यवर्धन। ठीक है, और एक पुत्र था हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राजश्री। ठीक है, जो राजश्री जो इसकी लड़की थी उसका विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के जो शासक था गृहवर्मा के साथ हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे घटनाक्रम को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और हर्षवर्धन इस वंश का प्रमुख शासक था। इसने 606 ईस्वी से लेकर 647 तक शासन किया और राजधानी कन्नौज को बनाया। ठीक है, और हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा था। इसमें अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुण समाहित थे। जैसे अशोक बौद्ध मतानुयायी था तो हर्षवर्धन भी बौद्ध मतानुयायी था। ये अशोक प्रजाहितैषी था तो हर्षवर्धन भी प्रजाहितैषी था। समुद्रगुप्त सैन्य विजेता था, जिसने एक विजेता की तरह कार्य किया था, तो इसने भी सैन्य अभ्यास किया हर्षवर्धन ने। और समुद्रगुप्त कवि भी था, तो हर्षवर्धन ने भी बहुत सारी पुस्तकों का रचनाकार था। इसलिए इसमें अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन ने अपने राज्य की राजधानी कन्नौज बनाई थी। कौन सी बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने किया था? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीजें प्रीलिम्स मेंस में पूछी जाती हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। हर्षवर्धन ने 635-36 ईस्वी में कश्मीर का अभियान किया और शासक दुर्लभ वर्धन को पराजित कर वहां से बुद्ध का दांत उठाकर अपने राज्य में ले आया। हर्षवर्धन आरंभ में शैव मतानुयायी था और आगे चलकर वो बौद्ध मतानुयायी बन जाता है। हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक सभा का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। इसमें बुद्ध, सूर्य और शिव की उपासना की जाती थी। इस सभा के उपरांत वो बड़ी मात्रा में धन दान करता था। प्रयाग में हुई यह सभा उसके समय की 6ठी सभा थी, 6 नंबर की सभा थी। हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट रहता था, जिसने हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक ग्रंथ की रचना की। इसी तरह मयूर नामक एक विद्वान ने सूर्य शतक ग्रंथ की रचना की। इसके दरबार में जय सिंह नामक विद्वान रहता था, जो स्वयं को कालिदास और भास के समान बताया है ना। ठीक है, जो कौन रहता था? जय सिंह नामक एक विद्वान रहता था, जिसने स्वयं को कालिदास और भास के समान विद्वान बताया। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद पुस्तकों की रचना की। कुछ विद्वान पुस्तकों को लिखने का श्रेय कश्मीर के धावक नाम को कवि को भी देते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि कश्मीर के एक धावक नाम के कवि थे, उन्होंने लिखी, जबकि हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिना, रत्नावली, नागानंद पुस्तकों की रचना की, लेकिन इस पे विवाद बना हुआ है। ठीक है, हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों का राजस्व दान दिया है ना। इसके समय शीलभद्र वहां के कुलपति थे। शीलभद्र कहाँ के कुलपति थे इसके समय? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब जानते हैं हम ह्वेंसांग का विवरण, है ना। ये चीनी यात्री थे। चीनी यात्री ह्वेंसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया और उसने अपना विवरण सीयूकी नामक ग्रंथ में लिखा। ह्वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसने थानेश्वर के जयगुप्त नामक विद्वान से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ह्वेंसांग ने लिखा कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे, सती प्रथा प्रचलित थी और विधवा विवाह नहीं होता था, है ना। विधवा विवाह नहीं होता था। भारतीय श्वेत वस्त्र धारण करते थे। पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और कपिलवस्तु नष्ट हो गए थे, जबकि कन्नौज समृद्ध नगर के रूप में मौजूद था। बाणभट्ट ने कन्नौज के लिए महोदय श्री शब्द का प्रयोग किया है। ह्वेंसांग के अनुसार भारतीय अपने दांतों पर काला लाल निशान लगाते थे तथा कानों में कुंडल धारण करते थे। दंड के लिए दिव्य परीक्षा ली जाती थी तथा अपराधियों को विशेष अवसर पर क्षमादान दिया जाता था। सड़कें सुरक्षित नहीं थी।
हेंगशांग स्वयं को 2 बार लूटे जाने का विवरण देता है। हेंगशांग ने लिखा कि व्यापारियों को चुंगी देनी पड़ती थी तथा हर्षवर्धन अपनी आय को 4 भाग में बांटकर वे करता था। हेंगशांग ने शूद्रों को कृषक कहा। हेंगशांग ने लिखा कि सामान्यतः 9 से 30 वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त की जाती थी, किंतु कुछ लोग सारा जीवन इसमें लगा देते थे। हेंगशांग ने लिखा कि प्रयाग में प्रतिवर्ष लोग डूबकर मरने जाते थे, जो पवित्र माना जाता था। तो ये पूरा हमने हेंगशांग जो एक चीनी यात्री था उसके वर्णन के बारे में जाना। अब हम कश्मीर के शासन के बारे में जानेंगे, जो 7वीं से 10वीं ईस्वी के मध्य रहा। सबसे पहले कारकेट वंश था वहाँ पे 7वीं शताब्दी के आसपास। इसका संस्थापक दुर्लभवर्धन था। इस वंश के शासक ललितादित्य ने कश्मीर में मार्तंड्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। मार्तंड्य सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो दुर्लभवर्धन जो शासक था कारकेट वंश, उसके कारकेट वंश का जो शासक था ललितादित्य, इसने मार्तंड्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। उत्पल वंश देखते हैं उसके बारे में। इसका संस्थापक अवंती वर्मन था। इसके मंत्री सुई ने कश्मीर घाटी में सिंचाई साधनों का विकास किया था। यशस्कर नामक शासक को जनता द्वारा निर्वाचित किया गया था। अब थर्ड वाला आता है पर्वगुप्त वंश। इसका संस्थापक पर्वगुप्त था। यहाँ रानी दिग्दा जो 985 से लेकर 1003 ईस्वी तक थी, ने शासन किया, जो लोहार वंश के शासक की पुत्री थी। इसने कश्मीर में प्रशासनिक सुधार करते हुए कर की राशि में कमी की। किसने की? रानी दिग्दा ने। अब हम जानेंगे लोहार वंश। लोहार वंश के शासक जयसिंह के काल में कल्हड़ ने राजतरंगी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे प्राचीन भारत में पहली प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। पहली प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं मध्यकाल में कश्मीर। मध्यकाल में कश्मीर में सबसे पहले जानेंगे हम जैनुल आबदीन के बारे में। ये 1420 से लेकर 1470 तक शासक रहे कश्मीर के। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी और अकबर कहा जाता है। इसने अपने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए विदेशों से कारीगर मंगवाए। इसने भूमि की माप करवाई और बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए। जैनुल आबदीन धार्मिक दृष्टि से उदार शासक था। इसने गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर की समाप्ति की और ऐसा करने वाला वह भारत का प्रथम शासक था। गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर समाप्त करने वाला ये पहला शासक था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें सती प्रथा की अनुमति दी और कश्मीर घाटी से चले गए ब्राह्मणों को बुलाकर बसाया, उन्हें वापस बसाया। इसके काल में जैन राज नामक विद्वान ने द्वितीय राजतरंगी ग्रंथ की रचना की। तो ये जैनुल आबदीन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ के लिए? कश्मीर के लिए, है ना। इसे कश्मीर का अकबर और अलाउद्दीन खिलजी कहते थे। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अकबर जैसे कार्य किए थे और अलाउद्दीन जैसा भी कार्य किया था, इसलिए दोनों की से संज्ञा दी जाती है। अब हम जानेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल की प्रमुख विशेषता सामंतवाद थी। सामंतवाद का मतलब काफी विस्तार हुआ था इस काल में। ठीक है। तो सामंतवाद का हम अर्थ जानेंगे, विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या क्या थी और परिणाम इसके क्या हुए। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में भूमिदान प्रथा का आरंभ हुआ था, है ना। पंडितों को जो भूमिदान दिया जाता था, है ना, तो वहां से इसका प्रारंभ माना जाता है। भूमिदान ग्रहीता से राजस्व संबंधी अधिकार भी दिया गया। गुप्त काल में क्या हुआ? दान ग्रहीता को राजस्व अधिकार भी मिल गए, प्रशासनिक अधिकार भी मिल गए, भूगर्भीय संपदा का भी अधिकार मिल गया। फिर गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ? दान ग्रहीता को ऊपर तो जो ये 3 चीजें हैं ये तो है ही सही, निवासियों पर भी अधिकार मिलने लगे। ठीक है। यहाँ से क्या होने लगा? सामंतवाद को बल प्राप्त हो गया। जीडी कोशाम्बी ने अपनी जो सामंतवाद की परिभाषा दी है उसने 2 तरह से बताया। ऊपर से सामंतवाद, राजा द्वारा दिया गया भूमिदान, और नीचे से सामंतवाद, सामंतों द्वारा दिया गया भूमिदान, मतलब उप सामंतीकरण। सामंत लोग भी भूमि देने लगे तो वो उप सामंतीकरण कहलाने लगा। ये जैसे राजा ने इनको दिया सामंत को, सामंत ने भी और लोगों को दे दिया, तो ये उप सामंतवाद हो गया है ना। जैसे ये सामंत है ना, और ये उप सामंत। ठीक है। तो ये उप सामंतवाद हो जाए। अब हम सामंतवाद का अर्थ जानते हैं। पूर्व मध्यकालीन समाज में एक नवीन वर्ग का उदय हुआ जिसे सामंत के नाम से जाना गया। इन सामंतों के हित में भूमि से जुड़े हुए थे। सामंत एक भूस्वामी वर्ग के रूप में विकसित हुआ जो आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक शक्ति से युक्त थे। सामंतवाद आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंध को सूचित करता था, जिसके तहत राजनीतिक क्षेत्र में अनेक इकाइयों का उदय हुआ और एक राजा के अधीन अनेक उपराजा सामने आए। तो आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थानीय इकाइयों का विकास हुआ, व्यापारिक गतिविधियां सीमित हुई,
इस तरह बंद अर्थव्यवस्था सामने आई। सामंतवाद का विकास। सामंतवाद का विकास भूमिदान परंपरा से माना जाता है, जिसकी शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई। इस काल में भूमिदान मुख्यतः धार्मिक दृष्टिकोण से दिए जाते थे तथा दान ग्रहीता को लेकर राजस्व संबंधी अधिकार दिया गया। गुप्त काल में दान ग्रहीता को राजस्व के साथ साथ प्रशासनिक और भूगर्भीय संपदा का अधिकार दिया गया। अब इस क्षेत्र में राजा के सैनिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, है ना, राज्य के जो सैनिक थे वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। दान ग्रहीता को न्याय और दंड का अधिकार दिया गया। इस तरह समुद्रगुप्त की दक्षिणी राज्यों के प्रति अपनाई गई ग्रहण मोक्षानुग्रह या धर्म विजय की जो नीति से भी सामंतवाद के विकास को बढ़ावा मिला। गुप्तोत्तर काल में नौकरशाही का सामंतीकरण हुआ। अब अधिकारियों को भी भूमिदान दिया गया। दान ग्रहीता को राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ किसानों और कारीगरों अर्थात उस क्षेत्र के निवासियों पर भी पूर्ण अधिकार दिया गया। इस काल में उप सामंतीकरण की प्रक्रिया को भी देखा जा सकता है, जहां सामंत स्वयं भूमिदान करने लगे, जिससे नीचे से सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी तक पंजाब को छोड़कर सामंतवाद का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया था, है ना, पंजाब को छोड़कर। अब विशेषताएं क्या क्या है इसकी। सामंत एक भूस्वामी वर्ग है जो किसानों और कारीगरों से राजस्व वसूल करता है। दान ग्रहीता को भूमि सदा के लिए दी जाती थी। सामंत अपने अधिकारों का पालन करवाने के लिए धार्मिक और कानूनी उपायों का सहारा लेता था। जब ये अपर्याप्त होता था तब वो बल का प्रयोग करता था। सामंत अपने स्वामी का नाम अभिलेखों में अंकित करते थे तथा अपनी पुत्री का विवाह भी स्वामी के यहाँ करते थे, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं था। युद्ध के समय सामंत अपने स्वामी की सैनिक सहायता करते थे और समय समय पर उपहार भी देते थे। सामंतों को सेना रखने, छत्र धारण करने और मुद्रा जारी करने का भी अधिकार था। अब इसका प्रभाव क्या क्या हुआ। प्रभाव में सबसे पहले हम जानेंगे नकारात्मक प्रभाव। सामंती व्यवस्था ने केंद्रीय प्रशासन को सीमित कर दिया और राजा प्रजा के बीच प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया। फलतः प्रजा ने अपनी निष्ठा सामंतों को हस्तांतरित कर दी, अतः सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई। राज्यों के आपसी संबंध तनावपूर्ण हुए। वस्तुतः अनेक राजनीतिक इकाइयों के आने से उनके बीच युद्ध और संघर्ष का संबंध बना, अतः विदेशी आक्रमण के समय यह राज्य एकजुट होकर विरोध भी नहीं कर सके और युद्ध में पराजित हुए। सामंतों की सेना मिलकर एक राजा के यहाँ कार्य करती थी, अतः बहुरंगी सेना ने सैन्य संगठन को कमजोर कर दिया। सामंती संरचना ने कृषक शोषण में वृद्धि की, व्यापारिक गतिविधियां सीमित हुई, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। इस क्रम में नगरों का अवसान हुआ, नगर नष्ट होने लगे। अब हम जानेंगे थोड़े बहुत इससे सकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे, वो हम जानते हैं। भूमिदान ने आरंभिक दौर में जनजातीय क्षेत्रों में कृषि का विस्तार किया, तो साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दिया। सामंतों ने विभिन्न कवियों, लेखकों और कलाकारों को संरक्षण दिया। फलतः क्षेत्रीय भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत और क्षेत्रीय स्थापत्य कला के विकास को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये पूरा सामंतवाद के बारे में था। अब हम जानेंगे चोल साम्राज्य, जो 9वीं से 12वीं सदी के मध्य का भी प्रभावशाली साम्राज्य था, उसके बारे में हम जानेंगे। चोल किसके सामंत थे। चोल पल्लवों के सामंत थे। जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं चोलों के बारे में हमें। जय गोंदर, इसने कलिंग तुर्पानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के विषय में पता चलता है। सेकलियार, इसने पेरिये पुराणम ग्रंथ की रचना की। कम्बन, ये तमिल रामायण की रचना की कम्बन ने। उत्तर मेरु अभिलेख है ना, यह अभिलेख चोल शासक परांतक फर्स्ट के समय का है। इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में पता चलता है। स्थानीय स्वशासन है ना, इसके बारे में पता चलता है किससे, उत्तर मेरु अभिलेख से। धौलेश्वरम, इस स्थान से सोने के सिक्के मिले जो चोल शासन को सूचित करते हैं, धौलेश्वरम से। अब हम जानेंगे चोल शासकों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे विजयालय के बारे में। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल पल्लवों के सामंत थे और इसने पल्लवों को पराजित कर चोल राजवंश की स्थापना की थी। फिर जानेंगे हम राजराज द फर्स्ट, है ना, इसे अरमोलीवर्मन भी बोलते हैं। इसने श्रीलंका पर हमला कर उसके उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर पोलुनुरोवा को नई राजधानी बनाया और इसका नाम मुमाडी चोलपुर रखा। राजाराम फर्स्ट ने मालदीव की विजय की और अपने राज्य की भूमि की माप कराई। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में हम जानेंगे। राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान कर शैलेंद्र वंश के शासक संग्राम विजय तुंगवर्धन को पराजित किया।
राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल की खाड़ी की चोल झील में राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया, अर्थात इस क्षेत्र में शक्तिशाली नौसेना गठित की। राजेंद्र फर्स्ट ने उत्तर भारत में गंगा का अभियान किया, अर्थात बंगाल का अभियान किया, और विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोड चोल की उपाधि ली और नई राजधानी गंगई कोड चोलपुरम का निर्माण किया। कौन सी राजधानी? गंगई कोड चोलपुरम का निर्माण किया। राजेंद्र फर्स्ट ने चीन में 2 बार दूत मंडल भेजे। अब आता है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी में था, ये जन विद्रोह में मारा गया था। अब आता है कुलोत्तंग फर्स्ट, ये 1070 से 1120 ईस्वी तक था। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा और इसने भूमि की माप के लिए अपने पैर की छाप को इकाई बनाया। भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप को इकाई बनाया। अब हम जानेंगे चोल प्रशासन के बारे में। आपको पता ही है उत्तर मेरु अभिलेख से जो चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन के तत्व पाए जाते थे। आपको उत्तर मेरु अभिलेख विशेष रूप से याद रखना है, ये पॉलिटी में भी काम आएगा। जब हम कौन सा पढ़ेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे पंचायतों वाला, तो ये आपको उत्तर मेरु अभिलेख याद रखना है। चोल साम्राज्य में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था। राजा की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी। चोल राज्य में उच्च श्रेणी का अधिकारी पेरुनंदन कहलाता था तथा निम्न श्रेणी का अधिकारी सिरुनंदरम कहलाता था। राजा का अंगरक्षक वलेक्कार कहलाता था। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी ओले कहलाता था। प्रशासनिक इकाई क्या क्या थी? मंडलम जिसे प्रांत कहते थे, वलनाडु या कोट्टम जिसे कमिश्नरी कहते थे, नाडु जो होता था वो जिला कहलाता था, कुर्रम गाँव का समूह कहलाता था। ठीक है, और गाँव को क्या बोलते थे? उर बोलते थे। क्या बोलते थे? उर, है ना। अब हम जानेंगे स्थानीय स्वायत्तता शासन के जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरु अभिलेख से स्थानीय शासन के बारे में जानकारी मिलती। गांव में उर तथा सभा या महासभा नामक संस्थाएं भी थी और नगर में नगरम नामक संस्था थी जो व्यापारियों की संस्था थी। ग्रामीण संस्थाएं कौन कौन सी थी? उर, ये गांव के साधारण लोगों की संस्था थी जिसमें गांव के सभी पुरुष सदस्य होते थे। कभी कभी एक गांव में 2 उर भी हो सकते थे। इनका प्रमुख कार्य सार्वजनिक हित के लिए तालाब बनवाना और भूमि का अधिग्रहण करना था। सभा या महासभा क्या है? ये मूलतः ब्राह्मण बस्तियों अग्रहार और ब्रह्मदेव जो ब्राह्मण बस्तियां थी की संस्था थी। सभा को पेरुंगुरी और उसके सदस्यों को पुरुमकल कहा जाता था। सभा अपने समितियों जो वारियम था के माध्यम से कार्य करती थी। सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था जिसके लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई थी। क्या क्या योग्यताएं थी? व्यक्ति गांव का स्थायी निवासी हो, व्यक्ति की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच हो, कम से कम 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो और भूमि पर अपना मकान हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। कुछ अयोग्यता के भी प्रावधान थे, अगर ये होगा तो अयोग्य माना जाएगा। जैसे उसने आय व्यय का हिसाब न दिया हो, चोरी और पाप कर्मों का भागीदार हो, लगातार 3 वर्षों तक किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो अयोग्य माना जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया क्या क्या थी? योग्य व्यक्तियों का नाम अलग अलग लिखकर उसे किसी पात्र या बर्तन में रखा जाता था और किसी बच्चे द्वारा उनमें से किसी एक नाम को निकाला जाता था। इस प्रकार निर्वाचन की लॉटरी पद्धति मौजूद थी। इस प्रकार गांव के कुल 30 व्यक्ति चुने जाते थे। इन निर्वाचित सदस्यों को विभिन्न समितियों में रखा जाता था। ये समितियां निम्नलिखित थी। कौन कौन सी समितियां थी? पहली थी समवस्वारियम, ये विद्वानों की समिति थी। टोट्टा वारियम, ये उपवन की समिति थी। एन वारियम या एरी वारियम, ये सिंचाई समिति थी। और पनिटा वारियम, ये चीनी या जो शक्कर बोलते हैं जिसे चीनी की समिति थी। बैठकें कैसे होती थी? सभा की बैठक गांव के मंदिर, तालाब या पेड़ के पास होती थी। समय, तिथि और स्थान की सूचना ग्रामवासियों को ढोल बजाकर दी जाती थी। इस तरह चोल सभाएं जनतांत्रिक स्वरूप लिए हुए थी। कार्य क्या क्या करती थी? गांव के समस्त सार्वजनिक और व्यक्तिगत भूमि तथा जंगलों पर नियंत्रण रखना, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना, ग्रामवासियों पर कर लगाना, मंदिर और शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन करना, पेयजल, सिंचाई और मार्ग निर्माण की व्यवस्था करना। सीमाएं क्या क्या थी इसकी? लॉटरी पद्धति से निर्वाचन प्रणाली जनतांत्रिक स्वरूप को सीमित करती थी। साथ ही निर्वाचन के लिए भूस्वामी होना, मकान का होना, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना जैसी योग्यताओं का प्रावधान कुलीन तंत्र को सूचित करता था। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? इन सीमाओं के बावजूद भी चोल स्थानीय शासन प्रगतिशीलता के तत्वों से युक्त दिखाई देता है
क्योंकि निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से स्थानीय लोगों को शासन कार्य में शामिल होने का अवसर दिया गया। इस तरह चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के पूर्व रूप को देखा जा सकता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है, अब आता है मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक थी, और उसके बाद मुगल काल जो 1526 से लेकर 1857 तक था। 1857 में क्या हुआ था? 1857 के बाद लगभग भारत पे ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटेन का अधिकार हो गया था। ठीक है, अब हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो खलीफा कौन होता था? भौतिक शक्ति का प्रदान, राजनीतिक प्रदान, क्षेत्रीय विस्तार पर बल देता था, सेना के माध्यम से, तलवार के बल पर, और इस्लाम की सेना। ठीक, और आध्यात्मिक प्रदान, धार्मिक प्रदान, इस्लाम धर्म का प्रमुख अतः इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने पर बल। ठीक है, मतलब खलीफा होता था। ठीक है, एक। अब हम जानेंगे ये जो दिल्ली सल्तनत के जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो सबसे पहला स्रोत हमें प्राप्त हुआ सुलेमान का विवरण। 9वीं सदी में बंगाल के पाल शासकों की शक्ति का वर्णन करने में अरबी यात्री सुलेमान का नाम उल्लेखनीय है। इसके ग्रंथ सिलसिला तुल तवारीख में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच चलने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसमें राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की महानता का भी वर्णन है। किसमें? सिलसिला तुल तवारीख। इसमें सिलसिला तुल तवारीख ये किसने लिखी है? मतलब इसमें सुलेमान ने। ठीक है, इसका ग्रंथ है। अब हम जानेंगे अल मसूदी का विवरण। 10वीं सदी में आए अरबी यात्री अल मसूदी ने मुरुजुल जहब नामक ग्रंथ लिखा। इसने गुजरात के प्रतिहार वंश के शासक का वर्णन है। इसमें भी त्रिपक्षीय संघर्ष का उल्लेख मिलता है। इसके विवरण से शासक वर्ण के रहन सहन और तात्कालिक सामाजिक दशा का पता चलता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में कुछ उर्दू के शब्द आते हैं ना, तो वो अपने को थोड़े डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज तो करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है प्रमुख ग्रंथ चचनामा। इसके लेखक अज्ञात हैं, मतलब इसके लेखक पता नहीं चल पाए। इस ग्रंथ से अरबों की सिंध विजय पर प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय की थी। अब आता है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसका लेखक अलबरूनी है, जो 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसने भारतीय सामाजिक धार्मिक दशा का विस्तार से उल्लेख किया है। किताब उल यामिनी, इसके लेखक उतबी है, जो महमूद गजनवी के निजी सचिव थे। तारीख जहाँ गुसा, इसके लेखक अलाउद्दीन अता मलिक जुबैनी है। ठीक है, सियासतनामा, इसके लेखक निजामुल मुल्क तूसी है। इस पुस्तक में इक्ता व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ताजुल मासीर, इसका लेखक हसन निजामी है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है। तबाकात ए नासिरी, इसका लेखक मिनहाज उस सिराज है। आसिका, इसका लेखक अमीर खुसरो है। इस किताब में देवल देवी खिजर खा भी कहते हैं। खजाइन उल फतू, इसके लेखक अमीर खुसरो है। इस ग्रंथ से अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान की जानकारी मिलती है। किससे? खजायन उल फतू से। नूर सिपियर, इसके लेखक अमीर खुसरो है। इस ग्रंथ में भारत की प्रकृति, जलवायु, पशु पक्षी का वर्णन मिलते हैं। तुगलकनामा, इसका लेखक अमीर खुसरो है। इस ग्रंथ में गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन मिलता है। फतवा ए जहादरी, इसे बर्नी ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही, इसे भी बर्नी ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही है ना, इसे किसने लिखा है? शम्स सिराफ अफीक ने लिखा है। फुतू उल सलातीन, इसको इशामी ने लिखा है। फुतुआत ए फिरोज शाही है ना, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। अब हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तृत से। सबसे पहले जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 10वीं ईस्वी तक था। अपनी उदारता के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा गया। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये मोहम्मद गोरी का सिपहसालार था, है ना। कुरान की पंक्तियों को बहुत ही सुरीले गाने के कारण इसे कुरान खा कहा जाता है। 1210 ईस्वी में चौगान है ना, जैसे हम पोलो बोलते हैं, खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब हम जानते हैं इल्तुतमिश, जो 1211 से
1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस दृष्टि से इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। सत्ता में आने से पहले ही इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। इस तरह वो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान बन गया, है ना। इल्तुतमिश के समय मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक जलाउद्दीन मोमबर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी क्षेत्र तक आया। मोमबर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दिया। इस तरह इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण के खतरे से बचाया। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगामी, जिसे 40 दल बोलते हैं, का मतलब 40 लोग इसमें रहते थे, का गठन किया। ये उसके प्रति निष्ठावान तुर्की अधिकारियों का दल था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और शुद्ध चांदी का टका नामक एक सिक्का और तांबे का जीतल नामक एक सिक्का चलाया, है ना। टका सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हुई। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में ईरानी रीति रिवाजों को आरंभ किया और शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण किया तथा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। किसने? इल्तुतमिश ने। अब आता है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया, जिसे भारत में निर्मित प्रथम मकबरा कहते हैं। ठीक, अब जानेंगे हम रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1236 से लेकर 1240 तक ये शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। अतः रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा और सिंहासन प्राप्त किया। रजिया ने पर्दा त्याग पुरुष वेश धारण कर दरबारी कार्यवाही शुरू की। फलतः पुरुष प्रधान समाज में अमीर और उलेमा वर्ग, जो पुरोहित वर्ग था, असंतुष्ट हुए और उन्होंने विद्रोह को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में रजिया केथल, जो हरियाणा में एक जगह है, में मारी गई। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया में एक शासक के सभी गुण मौजूद थे, किंतु महिला होना ही उसका अवगुण बन गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा, तो ये मिनहाज उस सिराज ने कहा। अब आता है बहराम शाह, जो 1240 से लेकर 42 तक था। इसके समय दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण 1241 में तेर बहादुर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तेर बहादुर के नेतृत्व में। बहराम शाह ने नायबे ममलिकात का पद बनाया और इस पद पर सर्वप्रथम इख्तियार उद्दीन एडबिन को नियुक्त किया। फिर अगला शासक कौन आया? अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 46 तक था। उसके बाद कौन आया? नसरुद्दीन महमूद, ये 1246 से लेकर 1266 तक था, है ना। ये बलबन के सहयोग से गद्दी पर बैठा। इस्लाम धर्म के प्रति निष्ठा और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण मिनहाज ने इसे एक आदर्श सुल्तान कहा है। इसके समय में बलबन नायब ममलिकात के पद पर नियुक्त था और इसे हटा स्वयं वो सुल्तान बना, है ना, और इसे हटाकर स्वयं सुल्तान बना। कौन बना? बलबन। अब हम जानेंगे बलबन के बारे में। बलबन कब से कब तक था? 1266 से लेकर 86 तक था। इनके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ थी? राजपथ की गरिमा कम हो गई थी, तुर्क चहलगामी की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, दिल्ली के आसपास मेवाती लूटपाट मचाते थे, बंगाल में तुगरिक खा का विद्रोह हुआ था और मंगोल आक्रमण की समस्या थी। अब इसने समाधान कैसे निकाला इन सब बातों का? बलबन ने तुर्क चहलगामी को सबसे पहले समाप्त किया। ठीक है, तुर्की अमीरों के दल को, जो 40 लोग होते थे, उसको समाप्त कर दिया। बलबन ने राजपथ की गरिमा को बढ़ाने के लिए राजत्व का देवी सिद्धांत प्रस्तुत किया। वस्तुतः बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत की व्याख्या की। उसने कहा कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और वह नियामत खुदाई है। सुल्तान ईश्वर की छाया है, अतः उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि ली और निरंकुश शासन की स्थापना की। बलबन ने दरबार को सादगीपूर्ण बनाने के लिए अमीरों को अनुशासित किया और ईरानी राज परंपरा को अपने दरबार में लागू किया। इसी क्रम में सिजदा, पेबोस और करनिस की परंपरा लागू की और ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किया। बलबन ने कुलीनता, है ना, रक्त की शुद्धता,
पर बल देकर स्वयं को ईरान के अफराशियाब का वंशज घोषित किया तथा निम्न कुल के व्यक्ति के लिए दरबार के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा कि जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें क्रोध से जलने लगती है और हाथ तलवार पर चला जाता है। बलबन ने बंगाल में तुगरिक खां के विरोध को दबाने के लिए स्वयं अभियान किया। ये दिल्ली के बाहर उसका प्रथम और अंतिम अभियान था। इसी तरह मेवातियों की समस्या का समाधान करने के लिए बलबन ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जंगलों को साफ कर सैन्य छावनियों का निर्माण कराया। वस्तुतः मेवाती दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट कर अशांति फैलाते थे। बलबन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए मंगोलों के यहाँ दूत मंडल भी भेजा। साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा में लाहौर और मुल्तान की सुरक्षा के लिए किले बनवाए और अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद को वहां नियुक्त किया। किंतु 1285 में मंगोल नेता तमर के नेतृत्व में हुए आक्रमण से उसका पुत्र मारा गया और इस दुख में अगले वर्ष बलबन भी मारा गया। बलबन ने दीवान आरिज, है ना, जैसे सैन्य विभाग बोल देते, की स्थापना की। बलबन ने कहा कि जब तक अपना राज्य सुरक्षित नहीं है तब तक विदेशी भूमि पर आक्रमण करना उचित नहीं है। इस तरह उसने विस्तारवाद नीति नहीं अपनाई, विस्तारवादी नीति पर बल नहीं दिया उसने। बर्नी ने लिखा है कि बलबन की मृत्यु से दुखी अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और 40 दिन तक भूमि पर सोए। बलबन के उत्तराधिकारी क्रमशः केकुआबाद और क्यूमर्स हुए। क्यूमर्स का संरक्षक जलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1290 में क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। अब हम जानेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से लेकर 1330 तक। इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 तक। ये मतलब ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि शासन का आधार शासितों की इच्छा है और यह एक उदार शासक था। ठीक है, अब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक था। 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसने बहुत सारे अभियान भी किए थे, जैसे देवगिरी का किया था, वारंगल का किया था, होयसल का किया था, पांडे राज का किया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरशप था। इसने दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक किया। अलाउद्दीन के पास 4 प्रमुख योद्धा थे, जिनकी तुलना वो पैगंबर के 4 खलीफा से करता था। अलाउद्दीन ने सिकंदर के समान ही विश्व विजेता का लक्ष्य रखा और उसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी भी कहा गया या कहा जाता है। अलाउद्दीन ने गुजरात का अभियान कर शासक राय कर्ण बघेल को पराजित किया और मलिक कफूर नामक व्यक्ति को 1000 दीनार में खरीदा। अतः मलिक कफूर को 1000 दीनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन 1301 में रणथंबोर का अभियान किया। इस अभियान में अमीर खुसरो मौजूद था। अमीर खुसरो ने यहाँ राजपूत स्त्री द्वारा किए गए जौहर प्रथा का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ का अभियान किया। यहाँ भी अमीर खुसरो मौजूद था। चित्तौड़ की रक्षा के लिए गोरा बादल नामक वीर योद्धा का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसे अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम खिजराबाद रखा। वस्तुतः चित्तौड़ विजय गुजरात विजय को स्थायी बनाए रखने के लिए की गई, ताकि गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले घोड़े के व्यापार को सुरक्षित रखा जा सके और सल्तनत की सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दरअसल इस समय दिल्ली सल्तनत के उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोल आक्रमण हो रहे थे, अतः इस क्षेत्र के स्थल मार्ग से होने वाले घोड़े का व्यापार बाधित था। ऐसे में गुजरात पर नियंत्रण करके इस आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजपूताना नियंत्रण जरूरी समझा गया, जहां चित्तौड़ एक महत्वपूर्ण किला था। अतः इस पर हमला कर अलाउद्दीन ने नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। उसने यह अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा। उसने दक्षिणी राज्यों देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य को पराजित कर उसके प्रति सम्मान की नीति अपनाई और राजाओं को उनके राज्य पुनः सौंप दिए। बदले में उससे बड़ी धनराशि प्राप्त की, अर्थात इन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। अलाउद्दीन की यह नीति प्राचीन भारत के शासक समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणी राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति
ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के समान दिखाई देती है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का अनोखा साम्राज्यवादी ठहरता है। अब अलाउद्दीन के कुछ आर्थिक सुधार भी थे, वो क्या क्या थे? पहला था भू राजस्व सुधार और दूसरा था बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, तो हम जानेंगे ये पूरा इसके अंतर्गत। पहले देखेंगे भू राजस्व सुधार क्या क्या थे, उद्देश्य क्या क्या था। राजकीय आय में वृद्धि करना, मध्यस्थों का अंत करना और धन के संग्रहण को रोकना। गतिविधियां क्या क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप की और माप के लिए बिस्वा को आधार बनाया। भूमि माप की यह पद्धति मसाहत के नाम से जानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने सूत, मुकद्दम, चौधरी, राणा, रावत, ठाकुर जैसे मध्यस्थों का अंत कर दिया और उनकी भूमि पर भी कर लगाया। इसने भू राजस्व की राशि उत्पादन का 50% निर्धारित किया जो उसके सल्तनत में सर्वाधिक था। इसके अतिरिक्त उसने चरी कर, जिसे चारागार कर कहते थे, और घरी कर, जिसे घरों पर लगाया जाता था, लगाया। चरी कर और घरी कर इसने लगाया। अलाउद्दीन ने बकाये भू राजस्व की वसूली के दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। कौन सी विभाग की? दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। अब हम जानेंगे बाजार नियंत्रण नीति। उद्देश्य क्या था इसका? अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। वस्तुतः सैनिकों को न्यूनतम वेतन देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न बाजारों का निर्माण किया जहां वस्तुओं के दाम निर्धारित किए गए। ये बाजार निम्नलिखित थे। पहला है गल्ला मंडी, जिसे अनाज का बाजार कहते थे। इस बाजार का प्रमुख सहनाई मंडी कहलाता था। इस बाजार में अनाज को गांव से लाने का कार्य करने वाले कारवानी या बंजारे कहलाते थे। सराय अदल है ना, जो वस्त्रों का बाजार था। इस बाजार में 100 टके से लेकर 10,000 टके तक की वस्तुएं मिलती थी। यहाँ वस्त्रों के व्यापारी को मुल्तानी कहा जाता था और निर्माणकर्ताओं के लिए शिल्पकारों को अग्रिम धनराशि दी जाती थी। घोड़े, पशु और दासों का बाजार भी था। अच्छे या निम्न गुणवत्ता के आधार पर वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते थे। वस्तुतः इस बाजार में एजेंट मूल्यों में कृत्रिम रूप से वृद्धि न कर सके, इसलिए मूल्य निर्धारित किए गए। ये एजेंट स्वयं को हाकिमाने बाजार या स्वामी कहते थे। बाजार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित किया गया और इसके लिए अलाउद्दीन ने 7 अधिनियम, जिसे जवाबीद कहते थे, बनाए और पूरी बाजार व्यवस्था की देखरेख के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की। बाजार में कालाबाजारी रोकने के लिए राय परवाना नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो परमिट जारी करता था ताकि लोग निर्धारित मात्रा में वस्तुएं प्राप्त करें। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलाउद्दीन ने बरीद, जिसे राजकीय गुप्तचर कहते थे, और मुनीहान, जिसे व्यक्तिगत गुप्तचर कहते थे, इन लोगों की नियुक्ति की। इस तरह मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना मध्यकाल की एक अनोखी बात थी, जिसे अलाउद्दीन सफल रहा। इस दृष्टि से अलाउद्दीन मध्यकालीन अर्थशास्त्री भी कहलाता है। कुछ अन्य तथ्य जानते हैं अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। 1299 में कुतलग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक आक्रमण किए। मंगोल दिल्ली तक आ गए थे। ये इस बार के जो 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था ये तथ्य। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है और मैं वही करता हूं जो राज्य के हित में उचित समझता हूं। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना का निर्माण कर सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया तथा सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दाग और हुलिया प्रथा शुरू की। इसके तहत घोड़े को पहचानने के लिए दागा जाता था तथा सैनिकों की पहचान के लिए उसका विवरण रखा जाता था। युद्ध में प्राप्त धन का भाग खम्स कहलाता था, जिसे राज्य और सैनिकों के बीच बांटा जाता था, जहां राज्य के लिए 4/5 भाग और सैनिकों के लिए 1/5 भाग निर्धारित किया गया। अब आता है मुबारक खिलजी, जो 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। ये प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा कहा। इसने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और उसका नाम कुतुबाबाद रखा। अब आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जो कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1325 तक था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसने उत्पादन में वृद्धि, जिसे हासिल कहते थे, राजकीय आय बढ़ाने का प्रयास किया।
ये प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसने नहर निर्माण और डाक व्यवस्था प्रारंभ की। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद किला भी बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद हुआ। इसी क्रम में उसने कहा हुनस दहली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक है ना, 1325 से लेकर ये 1351 तक रहे, 51 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जोना काबी कहते थे, ने अपने प्रशासनिक सुधारों के तहत उलेमाओं को भी न्याय की परिधि में लाया और उन्हें सामान्य जनता के धरातल पर खड़ा किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक तर्क बुद्धि शासक था। विभिन्न धर्म के लोगों के साथ साथ उसका संबंध था। उसने जैन संत जिन प्रभासुरी को उपहार दिया। वह हिंदुओं के त्योहार होली और दीपावली में शामिल होता था। फलतः उलेमा वर्ग इससे असंतुष्ट हुए और उन्होंने विद्रोह को प्रोत्साहित किया। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासन का सामाजिक आधार व्यापक किया और नौकरशाही में हिंदुओं को भी शामिल किया। इससे अमीर वर्ग असंतुष्ट हुए। मोहम्मद तुगलक ने चीन, तुर्की, ईरान, सीरिया में अपने दूत भेजे और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। मोहम्मद तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली में फसल चक्र प्रणाली लागू की तथा कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही, जिसे कृषि विभाग कहते हैं, की स्थापना की। इसने कृषि योग्य भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया और अकाल से निपटने के लिए अकाल संहिता का निर्माण कराया तथा किसानों को सोधर ऋण उपलब्ध कराया। इसकी क्या क्या परियोजनाएं थी? सबसे पहले राजधानी परिवर्तित की इसने, है ना। मोहम्मद तुगलक ने प्रशासनिक सुविधा के लिए एक नई राजधानी देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहते थे, बनाई और कुछ समय बाद उसे रद्द कर दिया। दोआब कर में वृद्धि की। गंगा जमुना दोआब में उत्पादन वृद्धि को देखते हुए उसने भूराजस्व में वृद्धि की। फलतः किसानों ने विद्रोह किया और उसे ये वृद्धि वापस लेनी पड़ी। वस्तुतः कर वृद्धि उस समय की गई जब दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ रहा था। सांकेतिक मुद्रा का चलन। मोहम्मद तुगलक ने राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखने के लिए तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। इससे पहले चीन और ईरान के शासकों ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी जो सफल रही थी, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना असफल रही क्योंकि वो नकली मुद्रा निर्माण नियंत्रण नहीं कर सका, है ना। जो नकली मुद्राओं का निर्माण हो रहा था उस पर वो नियंत्रण नहीं रख सका। जैसा कि बर्नी ने लिखा है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। बर्नी ने कहा कि प्रत्येक हिंदू नकली मुद्रा छापने लगा। खुरासान अभियान, चौथा इसका। मध्य एशिया की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ लेने के लिए मोहम्मद तुगलक ने सैन्य अभियान की योजना बनाई और बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती कर उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया, किंतु वहां राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के कारण उस अभियान को रोकना पड़ा और सेना भंग कर दी गई। फलतः असंतुष्ट सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस तरह ये योजना भी असफल रही। 5वां आता है कराचिल अभियान। हिमालय की तराई में राज्य के विद्रोही शरण लेते थे, अतः खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा गया जिसने वहां विजय प्राप्त की, किंतु वो बिना अनुमति के तिब्बत की ओर बढ़ गया। फलतः सेना पराजित हुई और अभियान विफल रहा। इन परियोजनाओं की असफलता के कारण मोहम्मद तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। वस्तुतः उसकी परियोजनाएं समय से आगे की थी, किंतु उनके क्रियान्वयन की त्रुटियों ने उसे असफल कर दिया। इस दृष्टि से इन परियोजनाओं की असफलता मोहम्मद तुगलक के प्रबंध की अकुशलता को दर्शाती है। कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। 1328 ईस्वी में तमरासिरीन के नेतृत्व में मंगोलों का हमला हुआ, जिसे मोहम्मद तुगलक ने बहुमूल्य भेंट देकर वापस भेज दिया। मोहम्मद तुगलक के समय 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1338 में फर्रुख शियार मुबारक शाह ने 1338 में फर्रुख शियार मुबारक शाह ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू बोलते थे, ने सल्तनत से अलग होकर दक्षिण भारत का बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनार नामक सोने के सिक्के और अदली नामक चांदी के सिक्के चलाए। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा कि इस तरह सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक। अब फिरोज शाह तुगलक आता है जो 1351 से 1388 तक रहा। इसके समक्ष क्या क्या समस्याएं थी? पहली तो उलेमा वर्ग असंतुष्ट था, अमीर वर्ग असंतुष्ट था,
किसान वर्ग असंतुष्ट था और सैनिक वर्ग असंतुष्ट था। अब इनका समाधान कैसे निकाला इसने? फिरोज तुगलक ने उलमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए राज्य को शरीयत के आधार पर चलाने का प्रयास किया। इसी क्रम में उसने 23 प्रकार के अन्य करों, जिसे आकवाब कहते थे, को समाप्त किया और निम्न 4 कर लगाए। कौन से 4 कर? पहला है जजिया कर। ये सैनिक सेवा के बदले गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में सिंध विजय के पश्चात जजिया कर लगाया था। इस कर से बच्चे, महिलाएं और असमर्थ लोग और ब्राह्मण बाहर रखे गए थे। किंतु फिरोज पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया। उसने जजिया कर, खराज है ना, जिसे भू राजस्व से अलग कर एक स्वतंत्र कर बनाया। जकात कर, ये धनी मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। खम्स क्या था? युद्ध से प्राप्त लूट का भाग खम्स कहलाता था। फिरोज ने इसमें 1/5 भाग राज्य के लिए और 4/5 भाग सैनिकों के लिए निर्धारित किया। खराज क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व था, जबकि मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व उस्र कहलाता था। फिरोज ने मुस्लिम स्त्रियों को संतों की मजार पर जाने से रोका और पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित किया तथा हज यात्रियों को राजकोष से सहायता उपलब्ध कराया। फिरोज ने किसानों को संतुष्ट करने के लिए ऋण का रजिस्टर नष्ट कर दिया। फिरोज ने दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में अनेक नहरों का निर्माण कराया। इसी क्रम में हिक ए सर्व, जिसे शुभ्र बोलते थे, नामक सिंचाई कर लगाया। फिरोज ने चांदी का सस्मणी नामक सिक्का चलाया तो मिश्रित धातु का अद्दा और विक नामक सिक्के भी चलाए। फिरोज ने भू राजस्व का पुनः आकलन किया और इसके लिए ख्वाजा हिमामुद्दीन को नियुक्त किया, जिसने 6.75 है ना करोड़ टका राजस्व निर्धारित किया। फिरोज ने दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाए, जिससे राज्य की आय होती थी। फिरोज ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसी क्रम में हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर नगरों का निर्माण हुआ। जौनपुर का निर्माण जोना खां के सम्मान में कराया। फिरोज ने विभिन्न विभागों की स्थापना कर लोक कल्याणकारी कार्य पर बल दिया। फिरोज दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य को लोक कल्याणकारी रूप दिया। ये विभाग कौन कौन से थे? दीवान बंदगान बनाया जो दासों की देखरेख के लिए था। दीवान इस्तखाक बनाया जो वृद्धा पेंशन के लिए था। दीवान खैरात बनवाया जो कमजोर लोगों की सहायता के लिए था। दारुल सफा बनाया जो चिकित्सालय था। रोजगार कार्यालय इसने बनवाए। अब आता है हमारा नसरुद्दीन महमूद। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, अतः अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्र स्वतंत्र हुए। जैसे मलिक उस सर्क ने स्वतंत्र जौनपुर राज्य का निर्माण किया और सर्की वंश की नींव डाली, तो जफर खां ने स्वतंत्र गुजरात राज्य का निर्माण किया। ठीक है। फिर सैयद वंश आता है जो 1414 से लेकर 1451 तक था। इसे मकबरों का काल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आया लोधी वंश जो 1451 से लेकर 1526 तक था। तो इसके सबसे पहले संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी जो 1451 से लेकर 1489 तक थे। बहलोल लोधी ने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की ना। इसने अफगानों से कहा कि तुम भारत आओ और अपनी गरीबी से दूर हो जाओ और मैं भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर लूंगा। अफगान टिड्डे की तरह भारत चले आए। ठीक है। बहलोल लोधी ने अफगान जनजातियों की भावना से युक्त होकर शासन किया जो बंधुत्व और भाईचारे की भावना पर आधारित था। फिर आता है सिकंदर लोधी जो 1489 से लेकर 1517 तक रहा। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप कर भू राजस्व का निर्धारण किया। सिकंदर लोधी गुरुमुखी नाम से कविताएं करता था और इसके समय में लिखी गई पुस्तक लिज्जत ए सिकंदर शाही संगीत से संबंधित पुस्तक है तथा फहरंग ए सिकंदरी है ना, तिब्बे सिकंदरी जिसे कहते थे, आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ है। फिर आता है इब्राहिम लोधी जो 1517 से लेकर 1526 तक था। ये लास्ट शासक था दिल्ली सल्तनत का। इब्राहिम लोधी ने पूर्णतः निरंकुश शासन की स्थापना की जो अफगानी भाईचारे की भावना के विरुद्ध था। इसके समय पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी था जो इससे असंतुष्ट था, अतः इसने भारत में बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। इसी क्रम में 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर मार डाला और मुगल शासन की स्थापना की। तो 1526 से मुगल शासन स्थापित
हो जाता है। अब हम जो इसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत की, उसके बारे में जानेंगे, जो इक्ता व्यवस्था थी। ठीक, जो इक्ता को प्राप्त करने वाला इक्तादार कहलाता था, जिसे मुक्ति बली कहते थे। ठीक है, तो इक्ता व्यवस्था के बारे में पूरा हम जानेंगे। इक्ता एक वर्ग अरबी शब्द है। इक्ता एक वर्ग अरबी शब्द है जिसका अर्थ प्रशासनिक अनुदान से। निजामुल मुल्क तूसी ने अपने ग्रंथ सियासत नामे में इक्ता व्यवस्था का उल्लेख किया है। भारत में इक्ता व्यवस्था का आरंभ मोहम्मद गोरी ने किया, जिसे इल्तुतमिश ने सुदृढ़ रूप दिया था। विशेषताएं क्या क्या है? इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में आर्थिक अधिशेष को केंद्रीय खजाने तक पहुंचाने वाली एक व्यवस्था थी, अर्थात ये आर्थिक प्रशासनिक स्वरूप से युक्त थी। इक्ता प्राप्त करने वाले को इक्तादार, मुक्ति या बली कहा जाता था। इक्तादार का पद वंशानुगत नहीं था। इक्तादार को इक्ता में राजस्व और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे। अपने व्यक्तिगत वेतन और प्रशासनिक खर्च को इक्ता की कुल राजस्व प्राप्ति में से घटाकर जो शेष बचता था उसे केंद्रीय खजाने में पहुंचाया जाता था, जिसे फवाजिल कहते थे। बलबन ने इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो इक्ता की आय व्यय का देखरेख करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के स्थानांतरण पर बल दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तादार की व्यक्तिगत आय और प्रशासनिक खर्च को अलग अलग कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादारों पर कठोर नियंत्रण लगाया और उनके सैनिक खर्च को केंद्रीय खजाने से देने की बात कही। अतः इक्तादार असंतुष्ट हुए। फलतः फिरोज तुगलक ने उनके असंतोष को दूर करने के लिए उनका पद वंशानुगत बना दिया। इससे दिल्ली सल्तनत की आर्थिक प्रशासनिक संरचना कमजोर हुई और उसके पतन के मार्ग में वो प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में हम जानेंगे वैज्ञानिक तकनीकी विकास। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों ने साफिया, जो इसे रहट कहते थे, प्रणाली का विकास सिंचाई कार्य हेतु किया। इसमें दांतेदार पहिया लगा होता था। यद्यपि दांते रहित यंत्र अर्घट प्राचीन भारत में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता था। रहट का प्रथम प्रयोग बाबर नामक ग्रंथ में किया गया। रहट है ना, रहट। दिल्ली सल्तनत में कागज निर्माण तकनीक का विकास हुआ, है ना, सर्वप्रथम गुजरात में। दिल्ली सल्तनत में रुई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नद्दाफ, जिसे धुनिया बोलते थे, का प्रयोग शुरू हुआ। इसके माध्यम से रुई से बीज को अलग किया जाता था। साथ ही इस काल में चरखे का प्रयोग शुरू हुआ। फलतः वस्त्र उत्पादन कई गुना बढ़ गया। चरखे का प्रयोग इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन में किया गया है। रेशम कीट पालन की शुरुआत सर्वप्रथम 15वीं सदी में बंगाल में हुई। सल्तनत काल में कालीन बुलाई तकनीक का विकास हुआ। साथ ही आसवन के माध्यम से जस्ते को शुद्ध करने की तकनीक का विकास 14वीं सदी में हुआ, जिसका प्रयोग पीतल के बर्तन बनाने में किया जाता था। सैन्य तकनीक के संबंध में नाल, जीन, रकाब का प्रयोग आरंभ हुआ। फलतः अश्व सेना की गतिशीलता बढ़ी। इस काल में समुद्री जहाज के आवागमन में सुविधाएं हुई, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा का प्रयोग होने लगा। फिरोज तुगलक के समय सूचक उपकरणों जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी का विकास हुआ है। इसी तरह बर्तनों को आग से जलने से बचाने के लिए उस पर पॉलिश या कलाई करने की तकनीक का विकास हुआ। अब दिल्ली सल्तनत हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत